सुपर पावर की सुपर फजीहत हो रही है। ग्रेट मिलिट्री वाले ग्रेट अमेरिका के महान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब मदद की गुहार लगा रहे हैं, और मदद भी किससे? चीन से। वही चीन जिसे पानी पी पी कर कोसते थे। तो क्या अब ट्रंप चीन को भी ईरान से लड़ा देंगे? ये सब मुमकिन कैसे होगा? घबराहट का आलम यह है कि ट्रंप अब नेटो पुकार रहे हैं। क्या नेटो भी इस दलदल में कूदेगा? ट्रंप की डूबती हुई नैया को पार कौन लगाएगा? सवाल तो यह भी हुआ कि जब ट्रंप ने सब कुछ जीत ही लिया था जैसा उन्होंने दावा किया, तो अब ये त्राहिमाम की आवाजें कहां से आ रही हैं? पिछले हफ्ते ही उन्होंने ब्रिटेन से कहा था कि अपने जहाज घर ही रखो, हम तो जंग जीत गए। तो एक हफ्ते में बड़े बोल का सिर नीचा कैसे हो गया? आज इसी पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne DSP कैंडिडेट एंड रजनीगंधा। नया सेंसोडेंट डीएसपी नर्व्स को प्रोटेक्ट करे और इनामल को रिपेयर। फील द रिलीफ विद सेंसोडेंट डीएसपी। बहुत पहले की बात है, साल 1975। तब ईरान में अमेरिका समर्थित सरकार हुआ करती थी। राजशाही का दौर था और गद्दी पर बैठे थे शाह मोहम्मद रजा पहलवी। उन्होंने एक इंटरव्यू में होर्मुज की खाड़ी का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारी जान इसी रास्ते पर बसती है। शाह का निज़ाम तो 1979 में नेस्तनाबूद हो गया, लेकिन उस तख्ता पलट के 47 वर्ष बाद ईरान का इस्लामी निज़ाम इसी खाड़ी के बदौलत टिका हुआ है। जब इस जंग की सुगबुगाहट शुरू हुई, पूरी दुनिया को इसी बात का डर था कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो वो सबसे पहले होर्मुज का रास्ता रोकेगा। लेकिन ट्रंप और उनकी टीम इस बात को हल्के में लेते रहे। दावा किया जाता रहा कि हालात कंट्रोल में रहेंगे, तेल की सप्लाई नहीं रुकेगी, दुनिया को घबराने की जरूरत नहीं है, सब चंगा है। लेकिन अब तक इसका ठीक उल्टा हुआ है। ये ग्राफ आप देखिए। फरवरी के अंत तक होर्मुज से रोज 40 से 60 टैंकर गुजर रहे थे, लेकिन 1 मार्च को जैसे ही जंग शुरू हुई, ये संख्या लगातार कम होती चली गई और अब ये रास्ता लगभग बंद पड़ा है। एक और ग्राफिक देखिए। जंग शुरू होने के बाद से ही कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम में लगातार बढ़ोतरी हुई है। अब कच्चे तेल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इन्हीं कीमतों से ट्रंप पर जंग रोकने का एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव बन रहा है, लेकिन जंग रोकने के बजाय वो अपने दोस्तों और शायद दुश्मनों को भी इसमें शामिल करना चाहते हैं। 14 मार्च को ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा, उम्मीद है कि चीन, फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया, ब्रिटेन और अन्य देश होर्मुज की खाड़ी में अपने जहाज भेजेंगे। इस बयान में कमाल का विरोधाभास दिखता है। एक तरफ उन्होंने दावा किया कि अमेरिका ने ईरान का सिर कुचल दिया है और उसकी मिलिट्री पावर तबाह कर दी है, लेकिन अगली लाइन में उन्होंने ये भी मान लिया कि ये तबाह हो चुका देश अभी भी सिर्फ 1-2 ड्रोन्स या माहिन के जरिए होर्मुज की खाड़ी को बंद कर सकता है और हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप ने एक और पोस्ट में होर्मुज के रास्ते तेल हासिल करने वाले दुनिया के सभी देशों को युद्धपोत भेजने का न्योता दिया है। चावल भेजे हैं साहब कि आप अपने जहाज भेजिए, और वादा किया है कि जो देश साथ आएंगे अमेरिका उन्हें पूरा सपोर्ट देगा। ट्रंप ने नेटो के सदस्य देशों को चेतावनी दी है कि अगर मदद नहीं की, देखिए मदद मांगने वाले का अंदाज देखिए, कि अगर मदद नहीं की तो तुम्हारा भविष्य बहुत बुरा होगा। नेटो से भी ज्यादा उम्मीद ट्रंप को चीन से है। उनका तर्क है कि चीन अपनी ज़रूरत का 90% तेल होर्मुज से ही मंगाता है, इसलिए उसे सबसे ज़्यादा मदद करनी चाहिए। ये भी कहा उन्होंने कि अगर चीन अपना स्टैंड साफ नहीं करता तो वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस महीने के आखिर में होने वाली अपनी समिट भी टाल सकते हैं। तो क्या ट्रंप की इस धमकी नुमा गुहार का किसी देश पर असर हुआ? अब तक किसी ने भी खुल करके हामी नहीं भरी है। ब्रिटेन इकलौता देश है जो कदम से कदम मिलाता हुआ दिख रहा है। ब्रिटेन के ऊर्जा मंत्री एड मिलीबैंड ने कहा है कि इस रास्ते को खुलवाने के लिए ब्रिटेन हर विकल्प पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन मिडिल ईस्ट में अपने युद्धपोत भेज सकता है। इसके अलावा समंदर में सुरंगें यानी माइंस खोजने वाले खास ड्रोन्स भी भेजे जा सकते हैं। कई देशों ने ट्रंप को सीधे सीधे ना कह दिया है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहले ही कह रखा था कि फ्रांस ईरान के खिलाफ किसी जंग में नहीं कूदेगा। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट कर दिया है कि उनकी नीति सिर्फ डिफेंसिव यानी रक्षात्मक रहेगी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने भी साफ इनकार कर दिया है। जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने भी संसद में ऐलान किया है कि फिलहाल युद्धपोत भेजने का जापान का कोई इरादा नहीं है।
कुछ ऐसे देश भी हैं जो विचार कर रहे हैं या अभी खामोश हैं। चीन का कहना है कि दुश्मनी जल्द खत्म होनी चाहिए, दुनिया भर में एनर्जी की सप्लाई चेन बनाए रखना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन नौसेना भेजने के सवाल पर चीन अब तक चुप है। दक्षिण कोरिया ने कहा कि वो हालात पर बारीकी से नजर रखे हुए है और ऊर्जा सुरक्षा के अलग अलग विकल्पों पर विचार कर रहा है। यानी सिवाय ब्रिटेन के कोई भी देश सीधे तौर पर ईरान से उलझने या अपनी नेवी को खतरे में डालने के लिए तैयार नहीं है। सवाल तो यह भी है कि मदद यानी कैसी मदद? यही सवाल ब्रिटिश अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के रिपोर्टर ने ट्रंप से पूछ लिया। ट्रंप ने कहा कि हमें माइन स्वीपर्स यानी समंदर से माइंस, सुरंगें हटाने वाले जहाज और ऐसे हथियार चाहिए जो ईरान के ड्रोन्स का मुकाबला कर सकें। हमने जानकारों से इस बारे में और बात की, उनसे पूछा कि कौन से देश ट्रंप का साथ दे सकते हैं, ये गठबंधन काम कैसे करेगा, होर्मुज जैसे सकरे रास्ते पर इन सेनाओं के बीच तालमेल बैठाना कितना मुश्किल होगा। देखिए, ये मुल्क कोई भी इनमें से मुझे नहीं लगता आने वाले हैं, क्योंकि एक तो ट्रंप ने इनको ना इन्फॉर्म किया, ना इनसे सलाह ली अटैक करने से पहले, और वो भी ये एक तरह से अंदर उनके बात यही चल रही है। दूसरी बात ये है कि उससे भी बड़ी बात है कि उनको डर है कि उतना रिस्ट्रिक्टेड है वो वाटरवे, यानी 20 मील है सिर्फ उसकी चौड़ाई, कि आसानी से जहाज पे हमला हो सकता है। इसीलिए अमेरिका अपने जहाज नहीं भेज रहा अंदर हॉर्मुज के, क्योंकि उनको पता है। और जैसे ही हमला होगा और 50 या 100 या 200 सेलर मारे जाएंगे, तो पॉलिटिकल रिएक्शन शुरू हो जाएगा उन मुल्कों के अंदर। तो उन मुल्कों को भी ये पता है, अमेरिका को भी ये पता है, इसलिए अमेरिका भी नहीं भेज रहा, इसीलिए अमेरिका मदद भी चाह रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि वो भेजेंगे। और उस पे सोने पे सुहागा ये है कि जो ट्रंप का एटीट्यूड रहा है पिछले 1 साल से 1.25 साल से, तो मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई इनमें से भेजेगा। हालांकि ट्रंप ने धमकी भी दी है कि अगर आप नहीं भेजेंगे तो ये नेटो के लिए बुरा होगा। पर नेटो सिर्फ यूरोप के फायदे के लिए नहीं है, नेटो का फायदा अमेरिका भी उठाता है। तो मेरे ख्याल से तो ये धमकी भी काम नहीं करेगी। और चीन का तो सवाल ही नहीं होता कि चीन भेजेगा कोई, क्योंकि चीन तो सहानुभूति, हमदर्दी जो है वो ईरान से रखता है। तो वो होगा नहीं कि वो अपना, और वो कभी करते भी नहीं इस तरह की चीजें। आपने कभी चीन को देखा नहीं होगा कि अपने मुल्क से बहुत दूर वो कोई एक्शन ले रहे हो। मुझे नहीं लगता कोई कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन जहां तक रहा है नेवीज के बीच में, तो कोऑर्डिनेशन तो अच्छा है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहते हैं, एक्सरसाइज करते रहते हैं मुल्क नेटो के। और तीसरी बात कि वो रिस्ट्रिक्टेड स्पेस, वो तो मैं कवर ही कर चुका हूँ कि वो इतनी रिस्ट्रिक्टेड स्पेस है कि उसमें आसानी से हमला हो सकता है। एक स्पीड बोट आई, किसी ने कोई माइन लगा दी, सुरंग लगा दी, तो उतनी शिप जो होता है नेवी का, वो सबसे सेफेस्ट होता है ओपन ओशन में या ओपन सी में। इसीलिए सारे शिप उन्होंने दूर रखे हुए हैं वहां से, अमेरिका ने भी। ट्रंप का साथ कौन कौन देगा और कौन नहीं, ये तो कूटनीति का विषय है। इससे इतर एक बड़ा सवाल ये है कि अमेरिका तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है साहब, सबसे आधुनिक सेना उनके पास है, फिर उसे ईरान के खिलाफ दुनिया भर से मदद क्यों मांगनी पड़ रही है? जवाब मिलता है फाइनेंशियल टाइम्स में छपे एक लेख से, जिसे लिखा है प्रोफेसर वली नसर ने। वली नसर एक मशहूर ईरानी अमेरिकी विद्वान हैं। वॉशिंगटन के जॉन हॉपकिंस स्कूल ऑफ एडवांस्ड इंटरनेशनल स्टडीज़ में वो प्रोफेसर हैं। मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड की राजनीति पर उनकी बात पूरी दुनिया गौर से सुनती और गुनती है। तो प्रोफेसर नसर लिखते हैं कि जंग में तकनीक जितनी अहम होती है, भूगोल भी उतना ही मायने रखता है। और ईरान की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वो खाड़ी के उत्तरी किनारे पर काबिज है। दूसरी ओर लाल सागर और स्वेज नहर के मुहाने पर उसके साथ ही हूती विद्रोही तैनात हैं। ईरान एकदम परफेक्ट पोजीशन में है, जहां से वो अरब प्रायद्वीप के दोनों तरफ से दुनिया की अर्थव्यवस्था में फेरबदल ला सकता है। अमेरिका को मदद इसलिए चाहिए क्योंकि ईरान कोई आमने सामने की पारंपरिक जंग नहीं लड़ रहा है। वली नसर ये लिखते हैं कि आज ईरान की कमान उन दिग्गज के हाथ में है जिन्होंने इराक और सीरिया में एसिमेट्रिक वॉर लड़ा है, यानी छिप करके कम संसाधनों में बड़े दुश्मन को थकाने वाली जंग। अब वही रणनीति अमेरिका के खिलाफ अपनाई जा रही है। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। नसर के मुताबिक ईरान एक लॉन्ग गेम खेल रहा है जो अमेरिका को थका दे। ईरान के नेता इस जंग में ये सोचकर उतरे हैं कि ये उनकी आखिरी जंग होगी, या तो ये जंग उन्हें पूरी तरह तोड़ देगी या फिर देश के हालात हमेशा के लिए
बदल देगी। लेकिन ये भी ना समझिए कि सारे पत्ते सिर्फ ईरान के ही हाथ में हैं। कोई भी लंबी जंग शुरुआती 2 हफ्तों से तय नहीं होती। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि दबाव बढ़ने पर ट्रंप ईरान के खिलाफ बड़े फैसले ले सकते हैं, जैसे उन्होंने खार्ग आइलैंड को तबाह करने या उस पर कब्जा करने की धमकी दी है। अब ये खार्ग आइलैंड क्या है? एक छोटा सा कोरल द्वीप है। इसका क्षेत्रफल सिर्फ 20 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन ये ईरान की इकोनॉमी के लिए लाइफलाइन है। ईरान का 90% कच्चा तेल यहीं से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। इस द्वीप के पास समंदर काफी गहरा है, जिससे बड़े बड़े सुपर टैंकर आसानी से यहां डॉक कर सकते हैं। इसलिए अगर खार्ग पर अमेरिका का कब्जा हुआ तो ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में आ जाएगी। अमेरिका ने 13 मार्च को इस द्वीप पर बमबारी की थी। दावा किया कि वहां मौजूद नेवल माइन और मिसाइलों के बंकर तबाह कर दिए गए। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बमबारी में अमेरिका ने तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया। इसके अलावा एक इशारा भी है। अमेरिका ने अपने 2500 मरीन कमांडोज की एक रैपिड रिस्पॉन्स यूनिट को इंडो पैसिफिक से वापस बुला करके मिडिल ईस्ट की ओर मोड़ दिया है। ये कमांडोज समंदर से जमीन पर कब्जा करने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन ट्रंप के लिए खार्ग आइलैंड पर कब्जा करना आसान फैसला नहीं होने वाला। उनके सामने बड़ी दुविधाएं भी हैं। इसके लिए अमेरिकी सैनिकों को वहां लंबे समय तक रुकना पड़ेगा। उन्हें IRGC के हमलों का सामना करना पड़ेगा, जो ईरान के तट से या छोटी नावों से उन पर हमला कर सकते हैं। और आप जानते ही हैं कि ट्रंप हमेशा से अमेरिकी सैनिकों को विदेशों में लंबे समय तक फंसाए रहने के सख्त खिलाफ रहे हैं। उनका तो चुनाव का मुद्दा यही था। दूसरा ये कि अगर खार्ग आइलैंड पर कब्जा हुआ तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई में कमी आएगी और कच्चे तेल की कीमतें और बेकाबू हो जाएंगी। तो अब ट्रंप क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। जो भी वो करेंगे आप तक हम पहुंचाते रहेंगे सारी सूचनाएं। जंग के 17वें दिन के अपडेट्स जान लेते हैं और उसके लिए चलते हैं न्यूज रूम। सबसे पहले खाड़ी देशों की बात। 16 मार्च को दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक ड्रोन हमले से भीषण आग लग गई। हालात इतने बिगड़ गए कि दुबई एयरपोर्ट पर उड़ानों को फौरन रोकना पड़ा। बाद में कुछ चुनिंदा उड़ानें ही शुरू हो पाईं और कई रूट्स कैंसिल कर दिए गए। UAE के फुजैरा के इंडस्ट्रियल इलाके में भी ड्रोन स्ट्राइक से आग लगी है। इसके अलावा अबू धाबी में एक मिसाइल एक कार पर जा गिरी। इसमें एक शख्स की मौत हो गई। सऊदी अरब ने दावा किया है कि उसने 16 मार्च को अपने पूर्वी इलाके में 37 ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराया है। बहरीन, कुवैत और कतर ने भी 15 मार्च को ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए हैं। उधर ईरान और इजराइल भी एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। इजराइल के मध्य और दक्षिणी इलाकों में भी 16 मार्च की सुबह सायरन गूंजते रहे। ईरान की तरफ से कुछ मिसाइलें फायर की गई थी जो खुले इलाकों में जाकर गिरी। दूसरी तरफ ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी का कहना है कि इजरायली हमलों में उनके क्लिनिक और राहत शिविर को भी नुकसान पहुंचा है। जंग के 17वें दिन तक अकेले ईरान में 1444 लोग मारे जा चुके हैं और 18,000 से ज्यादा घायल हैं। जंग के साइड इफेक्ट्स कई और देशों में भी देखने को मिले हैं। लेबनान में इजराइल ने लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेबनान में मरने वालों का आंकड़ा 850 के पार चला गया है, जिसमें 100 से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इराक में भी अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान समर्थित गुट है। वहां पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस यानी PMF के हेडक्वार्टर पर एयर स्ट्राइक हुई है। बगदाद में अमेरिकी दूतावास के पास भी ड्रोन्स देखे गए हैं। बड़ी खबर यहीं तक, अब बारी है सुर्खियों की। संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने 35 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर ईरान, अमेरिका, इजराइल जंग से जुड़ी फेक न्यूज़ फैलाने के आरोप हैं। आरोपियों में 19 भारतीय भी हैं। जिसके अलावा नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, फिलीपींस और इजिप्ट के कुछ नागरिक भी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोप है कि इन लोगों ने युद्ध की सेंसिटिव या क्लासिफाइड तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैलाईं, जिससे देश की डिफेंस कैपेबिलिटी का खुलासा हुआ। वहीं कुछ लोगों ने युद्ध से जुड़ी AI जेनरेटेड नकली तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनसे मिस इन्फॉर्मेशन और पैनिक फैला। इसके अलावा ऐसे लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जो सोशल मीडिया पर दुश्मन देश की सेना और सरकार का बखान कर रहे थे। बकौल UAE सरकार, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की कड़ी निगरानी के बाद इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी का उद्देश्य फेक न्यूज़ को फैलने से रोकना है, जिससे आम लोगों के बीच अशांति न फैले। UAE के अटॉर्नी जनरल डॉक्टर हमद सैफ अल शम्स ने कहा कि ऐसे कृत्य कानून के तहत दंडनीय अपराध हैं, जिनके लिए कम से कम 1 साल की कैद और 1 लाख दिरहम के जुर्माने का प्रावधान है। दिरहम UAE की करेंसी का नाम है, जिसे AED के तौर पर लिखा जाता है।
अब बात केन्या की करते हैं, जो इस समय भयंकर बारिश से परेशान है। एक हफ्ते से वहां बारिश हो रही है। राजधानी नैरोबी समेत कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदियां उफान पर हैं। बीबीसी के मुताबिक एक हफ्ते में 66 लोगों की मृत्यु हो चुकी है और अब भी बारिश बाढ़ से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही। घरों में 6-6 फीट तक पानी भरा हुआ है। 15 मार्च को सरकार ने एक चेतावनी जारी की। प्रभावित इलाकों में लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की। करीब 2000 लोगों को अब तक घर छोड़ करके दूसरी जगह जाना पड़ा है। भारी बारिश का असर सिर्फ केन्या पर ही नहीं है, पड़ोसी देश इथियोपिया पर भी पड़ा है, खासकर वहां के दक्षिणी इलाकों में जहां बाढ़ और भूस्खलन से 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। अब बात ऑस्कर यानी एकेडमी अवार्ड्स की करते हैं। इस बार बेस्ट फिल्म का ऑस्कर जीता वन बैटल आफ्टर अनदर फिल्म ने कुल 6 ऑस्कर्स जीते, जिसमें बेस्ट पिक्चर के साथ बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, एडेप्टेड स्क्रीन प्ले, फिल्म एडिटिंग और कास्टिंग के लिए ऑस्कर इस फिल्म को मिला। माइकल बी जॉर्डन को सिनर्स के लिए बेस्ट एक्टर और जेसी बकली को हैमनेट के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। सिनर्स को ऑस्कर इतिहास में सबसे ज़्यादा 16 कैटेगरीज में नॉमिनेशन मिला था। इनमें से 4 कैटेगरीज स्क्रीन प्ले, स्कोर, एक्टर और सिनेमेटोग्राफी में सिनर्स को जीत मिली। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। लल्लन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि।